अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे कि हमने अध्याय 1 में दो ध्रुवीयता का आरंभ पढ़ा था, तो अब हम इसके अंत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है परिचय। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने खुद से रीडिंग कर ही ली होगी। नहीं की खुद से रीडिंग तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर पहले खुद से रीडिंग कीजिए। जैसे कि हम सबको दिख रहा है कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो हिंदी भाषा में ही है, लैटिन भाषा में नहीं है, जो हमें समझ में नहीं आएगा। हम आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं हम उनको समझा दें, जो बातें नई हैं समझा दें और अगली पिछली बातें करके हमारी जो है यादें और पिछला सब कुछ बातें ताज़ा हो जाएं, ताकि हमारे एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव सही से सॉल्व हो सके। असल तो सेल्फ स्टडी होती है। ओके, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, हमें सिर्फ टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो आज सबसे न्यू वर्ड पढ़ा वो पढ़ा हमने बर्लिन की दीवार। इससे पहले हमने ये वर्ड नहीं पढ़ा था। तो पहले आप इधर आ जाइए, इधर आप फ़ोटोज़ देखिए। ये फ़ोटो बर्लिन की दीवार के ही है। वैसे हमारी बुक में बहुत अच्छी तरीके से नीचे आप पढ़ लीजिएगा, बर्लिन की दीवार का जो है परिचय करवा दिया गया है, पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो सबसे पहले आप अपना पेन उठाइए, फिर अपनी कॉपी उठाइए एंड देन लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। बर्लिन एक शहर का नाम है जो जर्मनी की राजधानी यानी कि कैपिटल है। पॉइंट नंबर 2, शीत युद्ध में जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था। साउथ जर्मनी, जिस पर नाटो अलायंस यानी अमेरिका का कब्जा था। नॉर्थ जर्मनी, जिस पर यूएसएसआर का कब्जा था। पॉइंट नंबर 3, बर्लिन यूएसएसआर वाले हिस्से में पड़ता था, पर ये बर्लिन भी जो है एक दीवार द्वारा दो भागों में बटा हुआ था। उसी दीवार को बर्लिन की दीवार कहते थे, अब नहीं रही ये दीवार। ईस्ट बर्लिन पर यूएसएसआर का कब्जा था और वेस्ट बर्लिन पर यूएसए का। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर बैक नॉइस, बिकॉज हमारे पीछे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं, इतना होता है, इतना चलता है। तो अगर हम पढ़ाई पर फोकस करें तो हमें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देगा। ओके, तो अब लास्ट पॉइंट लिखिए। ये दीवार 1961 में बनी थी और ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। ये दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। इस दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस दीवार को 9 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिरा दिया। ओके, अब आगे लिखा हुआ है, आगे जो है सोवियत संघ के विघटन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने जो है एक एक करके अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला और फिर सोवियत संघ को ये सब चुपचाप सहना पड़ा। कोई सैन्य मजबूरी या कोई मतलब ऐसा नहीं कि उसकी पावर कम थी इसकी वजह से नहीं, बल्कि जनता की सामूहिक दबाव की वजह से। कहते हैं ना कि जनता ही असल पावर होती है, तो उसी की वजह से। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, वो देश अब कहाँ है, भारत का उनसे क्या क्या कैसा रिश्ता है, तो इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी, मतलब कि हम बेस से जानेंगे। जब हम इसके अंत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसके बिल्कुल नीचे से जानेंगे ये कैसी थी, कैसे ख़त्म हो गई, क्या वजह रही। तो शुरू से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर में। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थी। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि जो ये सोवियत संघ था ये कब वजूद में आया, 1917 की
समाजवादी क्रांति। तो 1917 की ये बहुत बड़ी रूस के इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति है। 1917 की क्रांति को समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, 1917 की रूसी क्रांति भी कहते हैं और 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो ये अब आप सोच रहे होंगे किसके खिलाफ हुई थी? ये जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ हुई थी। वहाँ की जनता ने की थी, जो बहुत ही ज़्यादा निरंकुश शासक था उसके खिलाफ की थी, क्योंकि रूस की जो आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था पूरी ख़राब हो गई थी। लोग बहुत परेशान थे जार निकोलस द्वितीय के निरंकुशता से। तो लोगों ने जो है ये प्रोटेस्ट किया, मतलब क्रांति की प्रोटेस्ट नहीं किया, क्रांति की प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद ही क्रांति की और जो है समाज को इनका मतलब जिन लोगों ने क्रांति की उनकी मांग ये थी कि समाज में सबको बराबर का हिस्सा मिले। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या क्या किया। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो मतलब फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात का सॉल्यूशन ढूंढा कि अगर एक आदमी के हाथ में रहता है शासन तो वो निरंकुश हो जाता है। तो इन्होंने पार्टी की संस्था, यानी कि कई सारे लोग मिलकर शासन को चलाएंगे, पूरी पार्टी शासन को चलाएगी। और जो इसकी धुरी थी, जो वो पार्टी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इसमें जो है किसी मतलब एक ही पार्टी की संस्था चली थी, किसी दूसरे विपक्ष यानी अपोजिशन में किसी के लिए जगह नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यही इनका सबसे मतलब कमज़ोर पॉइंट रहा कि इन्होंने दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ी। बिकॉज़ जब इंसान को ये खौफ नहीं होता कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसका विपक्ष जो है उसके आवाज़ उठाएगा और जो है उसकी शासन ख़त्म हो जाएगा, तो वो आदमी निरंकुश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यही इनका सबसे कमज़ोर पॉइंट रहा। ओके, तो दूसरे पैराग्राफ में है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। मतलब जो पूर्वी यूरोप, जैसे कि हमने पढ़ा कि पूर्वी यूरोप पर यूएसएसआर का कब्जा था, तो उस यूएसएसआर ने वहाँ कब्जा किया। कुछ खुद से आ गए, कुछ जो है ताकत का इस्तेमाल करने के बाद आए, क्योंकि यूएसएसआर ने उन्हें जो है फांसीवादी ताकत हो। अब आप सोच रहे होंगे फांसीवादी ताकत, तो फांसीवादी ताकत वो थी जो इटली में मुसोलिनी द्वारा जो उसका शासन चलाया गया था, उसी को जो है वहाँ के इतिहास में फांसीवादी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि वैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि मुसोलिनी के शासनकाल को ही इटली में फांसीवादी के नाम से जाना जाता है। ओके, इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था मतलब कि वही हुआ जिसका कब्जा उसी के ऑर्डर पर ढाला जाएगा। और फिर उसके बाद इन्हीं समाजवादी खेमे के देशों को ही दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे एक बात मेरे पिछले चैप्टर में रह गई थी कि हमने कई बार चैप्टर में ऐसा आया, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। तो पहली दुनिया तो कहते हैं उन सभी देशों को जो यूएसए के साथ थे, और दूसरी दुनिया कहते हैं उन सभी देशों को जो यूएसएसआर के साथ थे, और तीसरी दुनिया कहते हैं उन सभी देशों को जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में थे और जो बाकी अन्य देश थे। अब तीसरे पैराग्राफ में यूएसएसआर की तारीफ में बताया गया है कि वो कुछ ऐसा था टूटने से पहले कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। मतलब सोवियत संघ के पास सब कुछ था, संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद भी उसके पास थे। सोवियत संघ में दूर दूर के मतलब आवागमन बहुत आसान था, यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है डेवलप था। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुओं की मतलब क्वालिटी के लिहाज से थोड़ी कम थी अमेरिका के मुकाबले, बट थी तो। और सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर दिया। मतलब कि सब कुछ जो है बच्चों की जो
नीडी नीड्स होती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, इन सबको जो है काफ़ी सस्ता कर दिया था। मतलब चीज़ें जो है रियायत दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्यों का स्वामित्व था। मतलब भूमि के अलावा सारी चीज़ों पर जो है सरकार का नियंत्रण, राज्य मतलब सरकार का नियंत्रण था। वहाँ कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, सब कुछ जो है सरकार के ही अंडर में थी। अब आगे क्या है, बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अब हमारे सामने और एक वर्ड आ गया, नौकरशाही। तो फ्रेंड्स, नौकरशाही किसे कहते हैं? नौकरशाही का शिकंजा, ये प्रणाली सत्तावादी होती गई। तो पहले हम नौकरशाही को जो है डिस्क्राइब कर देते हैं। नौकरशाही उन लोगों को कहते हैं, वैसे नौकरशाही के कई सारे नाम हैं। इसको अफसरशाही भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। और जर्मनी में ये शब्द जो है स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़ होता था जो अपना शासकीय यानी जो अपना जो है हुकूमत का काम जो है वो मेज़ पर बैठकर करते थे। और जब सत्ता को काम करने वाले ये लोग अपनी मर्जी और मनमानी चलाने लगे तो इन्हें ही लोग जो है नौकरशाही कहने लगे। सत्तावादी होती गई, यानी कि लोग जो है सत्ता के लिए यानी खाली सीट के लिए, खाली कुर्सी के लिए ही जो है काम करने लगे। जो उनका मेन मकसद था उसको भुला गए। और आगे क्या है, और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। तो फ्रेंड्स, होता यही कि जब इंसान सिर्फ जो है, जब हमारे लीडर्स खाली अपनी बारे में सोचें तो नागरिकों पर ही परेशानी आती है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे, जैसे कि हमने कार्टून्स पीछे देखे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और एक दल सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। ये दल कहाँ चला गया? ये दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साथ संभाल आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। अब और एक नया वर्ड हमारे सामने आया, वो है कि 15 गणराज्य। 15 तो हम सब समझते हैं, 15 गणराज्य को हमें असल में डिस्क्राइब करना था। तो गणराज्य को इंग्लिश में कहते हैं वैसे रिपब्लिक, और भारत भी एक गणराज्य है। अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बोल देती हूँ मैं, अगर आप चाहें तो इसको लिख लें कि सरकार का एक रूप जिसमें राज्य को सार्वजनिक मामला समझा जाता है, न कि किसी राजा समूह की संपत्ति, तो उसी को गणराज्य कहते हैं। मतलब कि जिसमें जो है सबको बराबर का हक हासिल हो, किसी कोई इसको अपनी बाप की जायदाद ना समझे, तो उसी को गणराज्य कहते हैं। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर एक मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पैराग्राफ का एक एक वर्ड पढ़ा क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत अहम है। इससे हमारे से क्वेश्चन किया जा सकता है कि सोवियत संघ जो है कैसे टूटा, मतलब उसकी मेन वजह क्या थी। तो हम इस पैराग्राफ में से उसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे शुरू से परेशानी हुई। लोग जो है खाली सीट के लिए लड़ने लगे, खाली मतलब खाली शासन में आने के लिए। उन्हें जनता की फिक्र ख़त्म हो गई, जो उनका मेन मकसद था वो भी बात ख़त्म हो गई। और जो वैसे तो मतलब सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, लेकिन रूस का हर एक मामले में प्रभुत्व रहता। रूस आगे आगे बोलता, बाकी की जनता अपने आप को जो है अलग और कटा हुआ और शासन से दूर महसूस करती। अब आगे वाले पैराग्राफ में क्या है कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ ने अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको शायद हम पीछे पढ़ेंगे, आगे आएगा कि किस तरह हस्तक्षेप किया था। बेवक्त बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया था, जबकि संधि होने ही वाली थी दोनों में शस्त्र नियंत्रण पर।
जो है संधि, उस टाइम उसने पीछे से अफगानिस्तान में जो है वो कर दिया, जिससे अमेरिका ने जो है काफ़ी हमले किए। फिर जो मतलब इसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का परिश्रमिक लगातार बढ़ता गया, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पीछे वो पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ये ठहर सी गई। मतलब फ्रेंड्स, ये पूरी कहानी थी 2 पैराग्राफ में कि कैसे जो है किस तरह जो है उसकी पतन स्टार्ट हुआ और किस तरह वो जो है एकदम टूट गया सोवियत संघ। और फ्रेंड्स, पिछले वाले एक उसमें ये बात रह गई थी, मैं आपको जो पढ़ा रही थी कि इधर ये देखिए, ये जो फोटो है ये है व्लादिमीर लेनिन के, सोवियत संघ के नेता। मतलब इन्होंने जो 1917 की रूसी क्रांति हुई थी, इन्होंने ही उसकी लीडरशिप, यानी कि वही उसके लीडर थे। इधर इनके बारे में अच्छे से दे दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह सोवियत संघ ने गलत फैसले लिए। जैसे उसका एक गलत फैसलों का एग्जाम्पल यहाँ भी है कि उसने अफगानिस्तान में बहुत बेवक्त हस्तक्षेप किया। उसने सोचा कि मैं ऐसे पीछे से हस्तक्षेप करूँगा तो जो है अमेरिका को खबर नहीं लगेगी, बट इसका जो है एक्शन के प्रति रिएक्शन हो गया, यानी कि उसका जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। संधि भी नहीं हो पाई और जो है इसका बहुत नुकसान भी हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ये पढ़ा, ये वाले जो है सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में अच्छी तरीक़े से पढ़ लिया। अब हम आगे जो है दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।